12 पे। नो सर। चलिए मैं फिर से थोड़ी सी बात याद दिलाता हूँ। आज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर डिस्कशन करेंगे इसके। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले कुछ पुरानी बातें याद दिला दूं कि अगर आप प्रोजेक्टाइल यहाँ से फेंकते हो, ये प्रोजेक्टाइल विद वेलोसिटी यू फेंका आपने एंगल थीटा पर, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कभी चेंज नहीं आएगा। ओनली द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल चेंज मैग्नीट्यूड वाइज एज वेल एज डायरेक्शन वाइज। ये u cos थीटा, तो ये u x u cos थीटा, u y को आप कह सकते हैं u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, किसी भी पॉइंट के बाद जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी सर, उसको आप लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस ऑफ gt, किसी भी टाइम के बाद। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी विल रिमेन एज u cos थीटा ओनली। ठीक है, और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द नेट वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t। और इसका वेक्टर सम आपको निकालना आता है क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, और इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी बात सर, इसको जो टोटल टाइम लगा, आपने ग्राउंड से फेंका और वापस ग्राउंड पे पहुंचने पे जो टोटल टाइम लगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको आप लिखते हैं 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। और इसमें आपको मैंने बोला था कि जितना टाइम इसकी हाइट इंक्रीज होगी उतनी टाइम तक इसकी हाइट डिक्रीज होगी। तो ऊपर जाने का टाइम और ऊपर से फिर नीचे आने का टाइम विल बी सेम। टाइम ऑफ असेंड विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड, प्रोवाइडेड कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। ये सारे फॉर्मूलाज तभी वैलिड हैं जब कोई एयर फ्रिक्शन कंसीडर ना किया जाए, और आपके सिलेबस में विदाउट एयर फ्रिक्शन ही है। दूसरा सर, इसमें रेंज आता है। रेंज का मतलब होता है टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये रेंज है आपका। यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात होगी यहाँ पर। तो u square sin 2 theta divided by g, and I have told you that the range will be maximum when theta is 45 degree। ठीक है, थीटा 45 पे, थीटा इज इक्वल टू 45 पे रेंज क्या होगा सर आपका? रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज आपका मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? u स्क्वायर बाई जी। ठीक है, और द थर्ड फॉर्मूला वाज हाइट। हाइट की वैल्यू क्या थी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। मैंने आपसे कहा था कि हाइट मैक्सिमम कब होगा? तो हाइट मैक्सिमम होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री पे हाइट मैक्सिमम होगा। ठीक है, हाइट मैक्सिमम होगी, हाइट मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी? तो एच मैक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी यू स्क्वायर बाई 2g, जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा। तो दिस वर द फ्यू पैरामीटर्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। और मैंने आपसे साथ साथ ये भी बोला था कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये दो ऐसी चीजें हैं या दो ऐसी क्वांटिटीज हैं which only depends on the initial velocity along y axis। या मैं ये कह सकता हूं कि it only depends on the vertical component of velocity। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? it depends on vertical component of velocity। ये horizontal component of velocity पे डिपेंड नहीं करता है। तो इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, और फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हम डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सर पहला एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका ये कि एक पॉइंट से आई एम प्रोजेक्टिंग फ्यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मैं 3 प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, जहां से आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से एक प्रोजेक्टाइल मैंने ऐसे फेंका है सर, दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। द अनदर प्रोजेक्टाइल इज लाइक दिस, ये आपकी दूसरा प्रोजेक्टाइल है। और एक तीसरा प्रोजेक्टाइल है सर, उसको भी आपने यहीं से फेंका है, तीसरा प्रोजेक्टाइल ऐसे। ठीक है, ये आपके दो प्रोजेक्टाइल्स, ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल, ऑल ऑफ देम हैज बीन थ्रोन विद डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इन सबका वेलोसिटी भी अलग है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी अलग। ये जो प्रोजेक्टाइल्स हैं इसको मैं ऐसे नंबरिंग कर देता हूं, ये प्रोजेक्टाइल 1, ये प्रोजेक्टाइल 2 और ये प्रोजेक्टाइल 3। इन 3 प्रोजेक्टाइल को आप ऑब्जर्व करिए। कुछ नहीं गिवन है, देयर इज नो डेटा गिवन टू यू, सिर्फ इन डायग्राम्स को आपको ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू ऑब्जर्व दीज 3 प्रोजेक्टाइल्स, और आपको कमेंट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट पे। कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के मैं कुछ रिलेशंस दे रहा हूं। कमेंट ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स। टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल्स के टाइम ऑफ फ्लाइट पे कमेंट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला ऑप्शन है ऑप्शन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि T2 इज इक्वल टू T1 इज ग्रेटर देन T3। ऑप्शन नंबर सी है सर आपका T2 इज इक्वल टू T3 एंड बोथ इज ग्रेटर देन T1। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कि T2 इज इक्वल टू T3 एंड बोथ इज लेस देन दैट ऑफ
T1। सर आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है where T1, T2, T3 are what? So these are the time of flight for different projectiles। ये जो आपको मैंने T1, T2, T3 लिखा है, ये सब क्या है सर? तो ये सब के सब टाइम ऑफ फ्लाइट है फॉर द 3 प्रोजेक्टाइल्स। T1 टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, T2 टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द सेकंड प्रोजेक्टाइल, T3 इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर थर्ड प्रोजेक्टाइल। आपको सिर्फ इस सिचुएशन को देखना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई डेटा आपको गिवन नहीं है, सबको अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग एंगल पे फेंका है। आपको बताना है सर इसमें रिलेशन क्या होगा। कौन बता रहा है? कोई बता सकता है? ऑप्शन सेलेक्ट करना है सर आप लोगों को। यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। एनीवन? सोच रहे हो आप लोग? यस सर। सोचिए सोचिए। यू हैव टू सेलेक्ट एन ऑप्शन फॉर दिस। किसी को कुछ समझ आया? सर थर्ड वाला। देवांश इज सेइंग सर थर्ड वाला। देवांश अगर बुरा ना मानो तो बताओ कैसे सोचा ये थर्ड वाला, क्या लॉजिक है आपकी? सर यू वाई मतलब जिसका जितना इंक्रीज करेगा, यूवाई जिसका जितना इंक्रीज करेगा उतना क्या होगा उसका? सर टाइम ज्यादा नहीं। ठीक है, बट थर्ड में तो गिवन है कि T2 इज इक्वल टू T3, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द सेकंड प्रोजेक्टाइल इज सेम एज दैट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द थर्ड प्रोजेक्टाइल। ये कैसे सोचा आपने? सर दोनों सेम मैक्स हाइट तक पहुंचना। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा आपने, एंड यस योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सुनिए भाई, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग अब ध्यान से सुनो। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो T3 है इसका मैक्सिमम हाइट, और ये जो आपका सेकंड प्रोजेक्टाइल है इसका मैक्सिमम हाइट। द मैक्सिमम हाइट फॉर द सेकंड प्रोजेक्टाइल एंड द मैक्सिमम हाइट फॉर द थर्ड प्रोजेक्टाइल, इन दोनों प्रोजेक्टाइल के जो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है, यू कैन सी दैट इट इज सेम। तो आप ये कह सकते हो कि हाइट ऑफ 2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाइट ऑफ 3। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल सिंपली डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल सिंपली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कौन? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो भाई जिसका हाइट सेम है उसका वर्टिकल कंपोनेंट सेम है वेलोसिटी का। मैं ये नहीं कह रहा वेलोसिटी सेम है, मैंने ये नहीं बोला कि 2 की और 3 की वेलोसिटी सेम है, मैंने बोला कि वो वेलोसिटी चाहे जो भी हो उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल हैं। कौन से इक्वल हैं? कौन से इक्वल हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। समझे? अरे हाँ ना बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एज टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन, as time of flight depends on vertical component of velocity। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर कि जिसके वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी इक्वल है, तो T2 इज इक्वल टू T3। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो भाई, अगर आप H1 देखो तो H1 इज लेस देन H2 एंड H1 इज लेस देन H3। इसका क्या मतलब हुआ? UY1 मतलब ये जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्टाइल है उसका वर्टिकल कंपोनेंट आपके सेकंड वाले के वर्टिकल कंपोनेंट से भी छोटा है और आपके थर्ड वाले के वर्टिकल कंपोनेंट से भी छोटा है। ठीक है, समझ आई बात? तो इसका मतलब हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो 1 का है दैट इज लेस देन दैट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट 2 एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 1 इज अगेन लेस देन दैट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 3। और हमें मालूम है कि T2 और T3 आपस में इक्वल है, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया कि T2 T3 आपस में इक्वल है एंड दे बोथ आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट।
भाई T2 T3 के बराबर है। हाँ बोलिए। सर लेकिन इसमें सर T3 ज्यादा दूर ट्रैवल भी कर रहा है तो ज्यादा टाइम उससे नहीं फर्क लेगा नहीं वो। पड़ता, उससे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। टाइम इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ वो हाइट पे डिपेंड करता है। अगर T3 वो उतनी ही देर में उतना डिस्टेंस ट्रैवल करे, ये बात सोचो कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 10 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल जा रहा है और कोई पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, तो इन द सेम टाइम में इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा या सेकंड वाले का ज्यादा होगा? सेकंड का ज्यादा होगा। सर क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सेकंड वाले की वेलोसिटी ज्यादा है। अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। किस पर? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पे भी करता है और साथ साथ हॉरिजॉन्टल पे भी करता है। तो 2 और 3 का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है वेलोसिटी का। इसका मतलब है 2 और 3 में अगर मैं कंपेयर करूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3 जो है वो 2 से ज्यादा होगी, तभी तो उतने ही टाइम में हाइट सेम कवर कर रहा है, बट 3 ज्यादा दूर चला गया उतने ही टाइम में, और 2 उसके कंपैरिजन में कम दूरी पे गया। नहीं समझा ऋषि? भाई सेम नहीं सर, टाइम में मैं आप, सर ये नहीं समझा टाइम सेम कैसे हुआ। भाई मेरे सुनो, टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिक मतलब क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पहले तो ये बताओ। सर वाई। वाई वाली वेलोसिटी पे। पहली बात, दोनों की हाइट सेम है, इसका मतलब दोनों का वाई वाली वेलोसिटी सेम है या नहीं, क्या बोलते हैं आप? पहले यस सर मैथमेटिकली सेम होगा। बताइए। सेम होगा। हाँ सर। मैंने कहा कि दोनों का वाई वाली वेलोसिटी सेम है, बट क्या मैं दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम कह रहा हूं क्या? डिड आई से कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है? नो सर। नो सर। मुझे एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं है, तो सेम टाइम में दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे या अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? नहीं पल्ले पड़ा, पहले इसको नोट कर लो यार ऋषिक, तुम्हें पूरे तौर पे फिर समझाना पड़ेगा। अच्छा सर, आप कह रहे हो कि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से रेंज होगा, वो हाइट जो है वो सिर्फ वर्टिकल से होगी, ऑब्वियस वो सी बात है सेम ना, एक्सेलरेशन। रेंज तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे डिपेंड करता है, तो दोनों की वर्टिकल तो सेम है, तो इसलिए दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल पे डिपेंड करता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, बट रेंज दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब है कि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम नहीं है, तो जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम होगी वो उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझे? यस सर। सर तो मैक्सिमम फिर तभी होगा जब वो थीटा 90 हो जाएगा, मैक्सिमम की मतलब तो बात टाइम। ही अलग है यहाँ पर। यहाँ पर मैक्सिमम का क्या मतलब है? यहाँ पर मैक्सिमम का क्या मामला है बेटा? वो तो रिलेटिव मतलब क्वेश्चन के हिसाब से है ना। तो भाई यहाँ पर यहाँ मैक्सिमम पे का क्या यूज है, मुझे वो बताइए ना। डू वी हैव नहीं एनी सर, मैं यूज वैसे ऑफ पूछ रहा हूँ मैक्सिमम? कि नो सर। मैक्सिमम तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट तो वही है कि 90 डिग्री पे अगर आप फेंकेंगे तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए हाइट मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो 10 मीटर पर सेकंड के केस के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी हो सकती है वो कब होगी? 90 डिग्री पे होगी। अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो वो 20 मीटर पर सेकंड के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है हाइट की, वो निकल के आ जाएगी। ओके सर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। भाई ये सबने लिख लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका क्या है? जब भी दो प्रोजेक्टाइल के हाइट की वैल्यू सेम होगी तो दो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। सर रीजन क्या है आपका? रीजन ये है कि हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हाइट सेम होने का मतलब है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो इसीलिए आपका क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। चलिए सर, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है सर आपका, यहाँ से आपसे कहा जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ दिस 53 डिग्री, इस एंगल पे 53 डिग्री।
आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बताना है। अब बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा और हाइट की वैल्यू क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है पहला वाला, ये करके बताइए। आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 53। 53 का जो ये एंगल है वो वर्टिकल के साथ बन रहा है। बताइए सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे आप? एक मिनट सर, निकाल के बता रहा है। निकाल के बताओ। क्वेश्चन में जो मैंने एंगल दिया है वो वाई एक्सिस के साथ दिया है। आप डेरिवेशंस में एंगल देखिए वो किसके साथ है, एक्स के साथ या वाई के साथ। एक्स। तो इसका मतलब है कि आपको एंगल हमेशा किसके साथ लेना है, बिकॉज आपने ड्राइव ही किया रिजल्ट बाय टेकिंग द एंगल विद द एक्स एक्सिस। अगर आप वाई के साथ एंगल ले लेंगे तो जो कंपोनेंट वहां पर कॉस था वो कंपोनेंट यहाँ पर साइन हो जाएगा। तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे, यू जस्ट टेक द एंगल विद द एक्स एक्सिस, ताकि आप डायरेक्टली जैसे आपको फॉर्मूलाज हैं उसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सको। उसके लिए आप ये एंगल कंसीडर करो। समझ में आई बात? और इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 37। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप कितना लेंगे 37। पहले ये सबको समझ में आया, ये बताइए। आपने जो डेरिवेशन किया मेरे बच्चों मेरे प्यारे, वो आपने डेरिवेशन में जो एंगल लिया है वो आपने लिया है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर मैंने आपको एंगल दे दिया वाई एक्सिस के साथ। तो आपको करना क्या, आपको यू हैव टू टेक द एंगल विद द एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेके आपको सॉल्व करना है। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। अब मैं लिख देता हूँ साइन 37 की वैल्यू सर 12 सेकंड 3/5 कॉस, देख लेते हैं अभी। कॉस 37 की वैल्यू 4/5 जी 2.4 देख। आ रहा है। अब देखो जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट लिखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, यही होता है। अब 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी अगर ये फॉर्मूला होता है तो 2u sin थीटा, तो u sin थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अभी इस वाले को भूल जाओ, यहाँ से आप एंगल भूल जाओ, आप यहाँ पर रिजोल्व कर लो। अब 37 आ गया, अभी इसके अकॉर्डिंग आप रिजोल्व कर लो। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लो आप। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ये होगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा। इसको आप लिखेंगे 20 इंटू 4/5, ये आपका u cos थीटा की वैल्यू होगी, या ये हॉरिजॉन्टल 2.4 कंपोनेंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 37 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये आपका u sin थीटा है। ये वाली जो वेलोसिटी है दिस इज u sin थीटा, और ये वाली जो वेलोसिटी है दिस इज u cos थीटा। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट करिए। u sin थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए 12, g की वैल्यू अभी 10 लेके चल रहे हैं, तो ये 2.4 सेकंड इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। 2.4 सेकंड, वेरी गुड। अब इसमें दूसरा क्या निकालना है आपको, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब देखो यहाँ पर अगर आप 2 थीटा करोगे तो थीटा की वैल्यू 37 है। 2 थीटा करोगे तो 37 इंटू 2 करोगे 74 हो जाएगा। अब 74 डिग्री के एंगल पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, क्या आपने को पता है क्या? सोच के देखिए। डू वी नो द वैल्यू ऑफ साइन एट 74 डिग्री? नो सर। ऑफ कोर्स सर नॉट ना इसको बेटा। फिर फिर वो हम 2 sin हाँ, थीटा cos थीटा कर देंगे वेरी तो गुड। हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लें, यू स्क्वायर, द बेटर वे इज टू राइट यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन साइन 37 भी पता है हमें और cos 37 भी हमें पता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कर लें डिवाइडेड बाई जी। तो ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू, u का मतलब u पूरा का पूरा लिख दो, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। 2 sin थीटा मतलब 2 sin 37, तो sin 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, ये आ जाएगी सर। तो इसकी वैल्यू को आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 400। ये हो जाएगा सर 3 2 6 24, 24/25 डिवाइडेड बाई 10। 38.4 आएगा सर। अब जितना भी आ जाए देख लीजिएगा, 400 इंटू ये कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 250, ये तो हो रहा है ना। 5 5 ज़ा 25, नीचे 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो। 8 5 5 5,
तो 24 into 8 डिवाइडेड बाई 5 जो भी आ जाए सॉल्व करके, ठीक है सर, ये रेंज आ जाएगा आपका मीटर्स। हाइट क्या होगी, तो हाइट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, करेक्ट है भाई। हाइट की Yes, वैल्यू sir. क्या होती तो है, यू 7.2 हो स्क्वायर, जाएगी। हाँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इस चीज को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यू साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, यू साइन थीटा कितना है, तो यू साइन थीटा का मतलब 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g मतलब 2 into 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 12,144 डिवाइडेड बाई 20। अब ये जो भी आ गया ये भी मीटर्स में आ जाएगा। नोट करिए बच्चों। कर लिया सर। कर लिया सबने, यस सर। यस सर। चलिए, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको समझ में आया। अब इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रास हॉपर कैन जंप, a grasshopper can jump to a maximum possible height of, a grasshopper can jump maximum possible height of, although grasshopper तो बहुत कम जंप करेगा, बट थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, grasshopper can jump to a maximum possible height of 2 meter। ठीक है, हाउ फार कैन ही जंप, आगे उसी में लिखिए हाउ फार कैन ही जंप, हाउ फार कैन ही जंप, हाउ फार कैन ही जंप। आप लोग क्वेश्चन समझ पाए? यस सर। यस सर। एक ग्रास हॉपर है, वो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, इसका मतलब अगर मैक्सिमम पॉसिबल हाइट की बात कर रहा है तो कितने एंगल पे जंप हुआ होगा, 90। वेरी गुड। तो एक्चुअली में 90 डिग्री पे ये जंप, अगर मतलब 90 डिग्री पे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट पे जंप रेंज करेगा, 0 हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, रेंज जीरो नहीं होना है, फिर से इसी बात को समझना है आप लोगों को। भाई आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया कि आप जंप कर सकते हो टू मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ कितना, तो टू मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ 2 मीटर, ये तो बोला, क्लियर है भाई। यस मगर आपसे ये यस थोड़ी सर। बोला उसने कि भाई 90 डिग्री पे ही रेंज बताओ, ये नहीं बोला उसने। आपसे वो क्या कह रहा है कि टू व्हाट डिस्टेंस ही कैन जंप, इसका मतलब अगर उसकी मैक्सिमम हाइट 2 मीटर है तो उसके मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी, दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग। मतलब उस 90 डिग्री पे उसकी रेंज नहीं पूछ रहा है वो, अगर उसकी मैक्सिमम हाइट जो वो जंप कर रहा है वो अगर आपको पता है तो उसका मैक्सिमम रेंज अगर उसको कवर करना होगा तो वो मैक्सिमम रेंज कितना कवर कर पाएगा, समझे नहीं समझे। मतलब आपको नहीं मैक्सिमम सर। हाइट गिवन है, आपको मैक्सिमम हाइट गिवन है, आपको मैक्सिमम रेंज निकालना है, 90 डिग्री पे रेंज नहीं निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज निकालना है, नहीं समझे अभी भी। भाई रेंज मैक्सिमम कितने एंगल पे होता है, 90 पे या 45 अच्छा पे? सर, तो मतलब वो जितने मैक्सिमम एंगल पे कूद सकता है उसका गिवन है, अब जरूरी बात नहीं है वो समझो, 90 पे। सुनो मेरी बात सुनो, नहीं वो जरूरी है कि 90, आपसे क्या कहा उसने कि हाइट क्या है, हाइट मैक्सिमम है, हाइट मैक्सिमम का क्या मतलब, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना। यस सर होगी। होगी, और हाइट मैक्सिमम अगर है तो हाइट मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई 2g, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ये मैक्सिमम हाइट तुम्हें गिवन है 2, यू स्क्वायर तुम्हें नहीं पता, 2 into 10,
तो ये कितना हो गया, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 40। इसका मतलब इस मैक्सिमम हाइट से आपने क्या निकाल लिया, इस मैक्सिमम हाइट से आपने उसका वेलोसिटी निकाल लिया कि द वेलोसिटी विथ विच ही जंप्स। पहले बोलो यहां तक समझ में आया हो तो। द वेलोसिटी विथ विच ही कैन जंप इज कितना 40 मतलब अंडर रूट 40, मतलब वो कितनी वेलोसिटी से जंप कर रहा है अंडर रूट 40। अब अगर वो इसी वेलोसिटी से वो फिर से जंप करे तो इस बारी मैक्सिमम रेंज के लिए अगर वो जंप करे तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, वेलोसिटी यही रहेगी, तो उसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा। तो भाई आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, तो आर मैक्सिमम कितना होता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। बोलो ऋषिक साहब। अच्छा सर, मैं समझ गया सर। उसमें गिवन है कि वो मैक्स जब हाइट रीच कर हाँ, सकता है तो इतनी है, और फिर हमें मैक्स रेंज उसी अलग से वेलोसिटी निकालनी है से, रिलेटेड। उसी वेलोसिटी से वो मैक्सिमम रेंज कितना कवर कर सकता है। भाई जिस वेलोसिटी से वो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है उस वेलोसिटी से उसका मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कितना होगा, बस ये सवाल है। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी 10, तो ये तो ये 4 मीटर। यू स्क्वायर की वैल्यू 40 है। यस सर। समझ आ गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सर, एक ध्यान से समझिएगा, फिर से क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को आपको समझना जरूरी है। ये इस फॉर्म का क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, बट आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेटा, तो मैं अपनी तरफ से कुछ डेटा वेटा बनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखें सर, आपसे बोला जा रहा है कि एक लॉन्ग हॉल है, बहुत लंबा सा हॉल, ठीक है, इट्स वेरी लॉन्ग हॉल, बहुत लंबा सा, तो रेंज वेंज का कोई चक्कर ही नहीं, बहुत लंबा हॉल है। आपसे बोला जा रहा है कि इस हॉल की जो हाइट है, द हाइट ऑफ दिस हॉल इज 20 मीटर। इस हॉल की जो हाइट है दैट इज 20 मीटर, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है कि हम कितनी वेलोसिटी से, नहीं कितनी वेलोसिटी से नहीं, हम इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि ठीक है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकें, मान लो, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम रेंज इस हॉल में क्या हो सकता है इस पार्टिकल का विदाउट टचिंग द सीलिंग। पहले तो क्वेश्चन समझना है आपको, हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंक पा रहे हैं, तो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ माइन इज कितना, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ माइन इज 10 मीटर पर सेकंड। पहले समझे, मुझे कहता है कि भाई इस वेलोसिटी से अगर हम फेंक रहे हैं और इस तरह से फेंक रहे हैं सच दैट कि इस वेलोसिटी के लिए मुझे रेंज जो चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, बट आई कैन नॉट हिट द सीलिंग। विदाउट हिटिंग द सीलिंग आपको क्या चाहिए, आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। सवाल समझे, रेंज मैक्सिमम चाहिए इसका मतलब 45 डिग्री पे फेंकोगे क्या इस केस में, पहले इस बात को बताओ। नहीं सर। नहीं सर, क्योंकि अगर हम 45 डिग्री पे फेंकें तो रेंज तो मैक्सिमम हो सकता है, होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होगा वो, बट क्या उस चक्कर में हम हो सकता है कि सीलिंग को हिट कर जाएं? कैन वी हिट द सीलिंग और नॉट? यस सर, वी कैन। वी कैन, राइट। तो लिखो स्टेटमेंट, what can be the maximum possible range, what can be the maximum possible range of the projectile, what can be the maximum possible range of the projectile without hitting the ceiling, what can be the maximum possible range of the projectile without hitting the ceiling, सीलिंग को बिना हिट किए क्या मैक्सिमम पॉसिबल रेंज हो सकता है। अब देखो एक बात मैं और क्लियर कर दूं पहले तो आपको, कि अगर मान लीजिए कि मैं 45 डिग्री पे फेंकता तो रेंज मैक्सिमम होता, बट उस 45 डिग्री के लिए पहले मैं हाइट निकाल, अभी नोट मत करना, सुन, अगर मुझे 45 डिग्री पे हाइट निकालना हो, u sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g करूं अगर मैं 45 डिग्री के लिए, तो क्या लिखूंगा मैं, u स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, 45 का साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, अगर आप ध्यान से देखें, ये हो गया 2 5 10, 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने ज्यादा कर दिया फिर वेलोसिटी। 5/4। ये डेटा का कुछ गलत हो रहा है, डेटा मेरे सर पास कुछ मेरा गलत तो है। आ जा रहा है 2 sin थीटा की वैल्यू 2 आ जा रही है। नहीं, मुझे उससे मतलब थीटा यहाँ गिवन थोड़ी है। आप लोगों के पास, किसी के पास एनसीईआरटी है? अभी एनसीईआरटी लेके बैठा है कोई? हाँ सर मेरे पास है। आपके पास है तो ये मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर खोलना। यस सर, इसमें सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, ये 15 के मेरा बाद सर देखो तो जरा। मिल गया। हाँ सर बताओ तो सीलिंग डेटा। ऑफ लॉन्ग हॉल इज हाँ 25 मीटर है। 25 मीटर है, बहुत बढ़िया साहब। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with the speed of 40 meters per second can go 40 मीटर without पर सेकेंड, hitting 10 the मैंने कम ceiling? लिया। ठीक है, बस थैंक यू बच्चों। यहाँ पर वेलोसिटी 40 दे रखी है, तो अब देखो, अब बात बनती है इसको। अब अगर मैं इसको 45 पे फेंकता, सुनना मेरी बात, 45 डिग्री के एंगल पे फेंकूं, तो आप लिखते हो ना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। नोट नहीं करेगा कोई, सिर्फ सुनेगा 2g। तो u की वैल्यू तो हो गई 40 इंटू 40 साइन थीटा, मतलब 45 पे अगर मैं फेंकता टू गेट द मैक्सिमम रेंज, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10। तो ये और ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 80। और ये 1/√2 मतलब 1/2, तो ये कितना हो गया? 40 मीटर। इस बात को समझो कि अगर मैं 45 डिग्री पे फेंकूं तो क्या ये सीलिंग को हिट कर देगा या नहीं? सोच के देखिए आप लोग। अगर मैं इसको 45, क्योंकि अब बच्चा क्या करता है, बच्चे को पता है कि भाई रेंज मैक्सिमम होता है 45 पे, उसने 45 लगा दिया। तो आप एक बात बताइए, 45 पे आप सीलिंग को हिट कर देंगे या नहीं? सीलिंग की हाइट ही 25 है। अरे क्या हुआ, मेरी आवाज बंद हो गई क्या? हेलो Yes, sir. हेलो। ये सर Yes, आपको आवाज sir. आ रही है सर? Yes. अब आ रही है। तो क्या हम 45 पे फेंक सकते हैं बेटा? क्या हमारी कंडीशन फुलफिल होगी? No, sir. हमारी कोई भाई बहुत गंदा रिस्पॉन्स कर रहे हो। क्या कंडीशन फुलफिल होगी? नो सर। No, sir. नो सर। तो 45 डिग्री के एंगल पे मतलब इसने रेंज मैक्सिमम नॉर्मल केस नहीं पूछा है। देखो इसमें समझो, अगर मान लो कि आप इसको कुछ एंगल पे फेंकते हो, मान लो कुछ एंगल पे आपने फेंका, उसके लिए ये रेंज मिला, तो यहाँ पर सीलिंग को टच नहीं कर रहा है, बट उसने ये नहीं पूछा उसमें। अगर चलो एंगल और बढ़ाते हैं, तो इस केस में और रेंज मिला और हाइट भी बढ़ी, रेंज और बड़ा कर सकते हैं और कर सकते हैं हम। रेंज उस केस में लेना है हमें कि जिसमें हाइट जो हो अप्रोक्सीमेटली वो सीलिंग को बिना टच के, ये मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होगा हमारा, जो पॉसिबल हो सकता है। मतलब हमारा रेंज जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो उस केस में होगा जिस केस में हम हाइट अप्रोक्सीमेटली, हाइट हमारी कितनी रहे? 25 मीटर रहे। तो ऐसा एंगल हमें सिलेक्ट करना है, ऐसा एंगल हमें चाहिए, और उस एंगल के लिए हमें रेंज चाहिए जिस पर हमारी हाइट कितनी हो? अप्रोक्सीमेटली 25 हो, और उस पर हमें रेंज की वैल्यू बतानी है। क्या पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हमें रेंज चाहिए, बट उस पर्टिकुलर केस के लिए चाहिए जिसमें हमारी अप्रोक्सीमेटली हाइट 25 मीटर हो। तो उस केस में जो रेंज आएगा वो इस रूम के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल रेंज वही हो सकता है विदाउट हिटिंग द सीलिंग, बिना छत से टकराए। मैक्सिमम पॉसिबल रेंज तो सर, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज यही पॉसिबली हो सकता है, तो यही हमें चाहिए। बट इसमें क्या चीज अननोन है? तो रेंज निकालने के लिए थीटा अननोन है। देखो क्या थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है? No, sir. No, sir. थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप ये है कि वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो आई विल फाइंड दैट बाय यूजिंग यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। हाइट कितना है सर हमारा? हाइट की वैल्यू है 25। हाइट की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम हम कितना हाइट करा सकते हैं? 25। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर 25 पे तो सीलिंग को टच कर देगा, तो मैं उस बच्चे से क्रॉस क्वेश्चन में ये कहता हूं कि भाई 25 से कम होना चाहिए, बट कितना कम? भाई अगर मैं आपसे कहूं 25 से कम तो 24.9 होता है, बोलो हाँ या ना? यस सर, लेकिन सर
24.99 भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, 24.99 भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, 24.99999999 भी हो सकता है। तो इसका मतलब 25 से स्लाइटली कम, तो प्रैक्टिकली उसको मैं अप्रॉक्स 25 मान सकता हूं या नहीं? Yes, sir. मान सकते हैं सर। Yes, sir. इसीलिए हम यहाँ पर हाइट को एग्जैक्टली कितना माने, 25। बैक ऑफ द माइंड लेके चलना, इट इज टेंडिंग टू 25, नॉट एग्जैक्टली 25। मतलब ये एग्जैक्ट 25 नहीं है, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली ये 25 है। तो 25 ये हो गया 40 इंटू 40, मतलब वेलोसिटी। साइन स्क्वायर थीटा में थीटा निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, जी की वैल्यू मैं 10 लेके चल रहा हूँ, तो 20 और ये 2, ठीक है, 8 सर मेरे हिसाब से 5। 9.8 से करना पड़ेगा ये, क्योंकि 10 से बहुत ज्यादा नहीं अजीब नहीं वैल्यू नहीं, आएगी। 9.8 से भी वही आएगी भाई, अजीब सी है। 5/16 आएगा साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा देख लेना, मैंने सही करा है क्या? यस सर, तो ये ये आ रहा साइन है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। अच्छा, अगर मुझे साइन थीटा पता है, 5/4 कितने एंगल पे सर होता है रूट मुझे नहीं फाइव पता। बाय फोर आएगा। √5/4, सॉरी, ये कितने एंगल पे होता है ये मुझे नहीं पता। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं कॉस थीटा निकालूंगा। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आती हो तो। कॉस थीटा को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ √5/4 का स्क्वायर। इसका मतलब कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 5/16। अगर मैं 1/16 करूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू रूट 11/4। √11/16। वेरी गुड। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/4। सर आपने ये कॉस थीटा क्यों निकाला? तो हमें रेंज चाहिए था, रेंज को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, डिवाइडेड बाय कितना, जी। सर रूट अब यहाँ पर, लगेगा। हाँ ठीक है, बट फिर भी ये कैलकुलेशन इज क्वाइट सिंपल देन दैट ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर मैं साइन 2 थीटा लगाता तो उसके लिए मुझे थीटा चाहिए होता। क्या हमें पता है कि साइन की वैल्यू √5/4 कितने पे होती है, कितने एंगल पे होती नहीं है सर। बच्चों? इसीलिए हमने क्या किया बेटे, इसको हमने साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकें डायरेक्टली। थोड़ा गंदा हो रहा है ये ऑब्वियसली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बट अगर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करके सॉल्व करने की सोचते तो आपका ये सॉल्व नहीं होता। समझ पाए? Yes, sir. सर इसका आंसर जो सॉल्व करके आ रहा है वो गलत आ रहा है। गलत आ रहा है मतलब? अब सर बुक में कुछ और दिया है मैंने जो देखा। बुक में जो और दिया होगा वो 9.8 लिख के दिया होगा। बुक में जो कुछ और हाँ दिया सर। होगा वो जी की वैल्यू 9.8 लिया होगा ना उन लोगों ने। हाँ क्वेश्चन ये में सर। कहीं पर ये मेंशन तो नहीं है कि जी की वैल्यू 10 लीजिए, है ना? तो जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो जी की वैल्यू 10, तो फिर जी की वैल्यू कितनी लेके सॉल्व करोगे, 9.8। तो मैंने तो यहाँ पर जानबूझ के 10 लिया ताकि हम लोगों को ज्यादा अभी कैलकुलेशन में दिक्कत ना करना है, ठीक है? यस सर। अगर आप ऋषिक उसको 9.8 लेके सॉल्व करेंगे ना तो और गंदा सा कैलकुलेशन आएगा, उससे रिजल्ट आपको जो बुक वाला रिजल्ट है वो बुक वाला रिजल्ट, यू विल गेट द बुक वाला रिजल्ट। इसे बुक में सर बहुत आसान वाला, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड दिया है। दिया भाई, मैं तभी कह रहा था। बताइए आपने। सर 150.5 दिया है। तो भाई इसकी वैल्यू आ रही होगी उतना, उसको राउंड ऑफ करके उतना आ रही होगी। अरे यार इसको, ये सबने नोट कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर cos थीटा √11/4,
अब देखो रेंज की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अंडर रूट 5/4 अंडर रूट 11/4 डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू मैं 10 लेके काम कर रहा हूँ, तो 4 और 10, ये 10 से 10 कैंसिल, तो 4 और ये 10, ठीक है। तो ये हो गया r इज इक्वल टू 2 इंटू 100, ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 55। हाँ भाई साहब, ये अंडर रूट 55 आएगा ना। अब अंडर रूट 55, रूट 55 की वैल्यू क्या आएगी? एक मिनट रुको। सर 100 नहीं आएगा, वो 10 आएगा। कहाँ पर? सर 2 इंटू 100 किया ना आपने। हाँ सर यही आ रही है सर, 149 पॉइंट समथिंग आएगी। तो आ गई भाई, आ गया वही आंसर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो इसका तो ये आंसर आ गया, और आपके अप्रोक्सीमेटली बुक वाला आंसर आ गया। आगे बढ़े। एक क्वेश्चन देखिए। ये मान लीजिए कि सर ये आपका कोई प्लैंक है, इट इज सम प्लैंक। प्लैंक आप समझते होगे, वुडन बोर्ड, कुछ भी कह लो, वुडन बोर्ड और प्लैंक। दिस इज ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये वुडन बोर्ड और प्लैंक जो है ये 1 मीटर लंबा है, और यहाँ पर देयर इज अ मैन स्टैंडिंग समवेयर हियर। यहाँ पर मैन खड़ा है और इसने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच दिस मैन कैन थ्रो एन ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर पर सेकंड। This man is standing at a distance of 5.5 from the center of the plank. ये center of the plank से कितनी दूरी पे खड़ा है? This is center of the plank, right? ये center है, इससे ये 5.5 पे खड़ा है। क्लियर हो गई बात? आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि what are the range of the angles, range of projectile नहीं, range of the angles for which the stones thrown by the man lands on the plank. क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखो। Find the value of range of angles. Find the value of range of angles for which. Find the value of range of angles for which stones thrown by the man. Find the range of angles for which stones thrown by the man hits the plank, yeah, falls on the plank. The stones thrown by the man falls on the plank. The stones thrown by the man falls on plank. लिख लिया बच्चों? आपको रेंज ऑफ एंगल्स बताना है जिसके लिए ये बंदा जितने भी पत्थर फेंके वो कहाँ पे गिरे, वो इस प्लैंक पे गिरे। तो उसके लिए व्हाट आर द पॉसिबल एंगल्स फॉर विच ही कैन थ्रो, बट यस उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज फिक्स्ड एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर कुछ चीजों को आप अच्छे से समझिए भाई। प्लैंक पे अगर उसका फेंका हुआ पत्थर अगर प्लैंक पे गिरेगा तो पॉसिबल क्या है सर? प्लैंक पे तभी गिरेगा जब मिनिमम ये यहाँ पर गिरे, मिनिमम तो यहीं गिरेगा, और मैक्सिमम वो कहाँ गिर सकता है? यहाँ पर। नहीं, यही बात समझिए भाई, मिनिमम पॉसिबल तो यही है कि वो यहाँ पर गिरे। अगर पत्थर मिनिमम पॉसिबल यहाँ पे गिरेगा तो ये कितना रेंज कवर करेगा? 5 मीटर। टेल मी यस और नो। Yes, sir. अब मैक्सिमम कितना दूर गिरेगा तो प्लैंक पे गिर सकता है? तो मैक्सिमम यहाँ पर हिट करे। अगर मैक्सिमम यहाँ पर हिट कर रहा है तब भी वो कितनी दूरी पे गिर सकता है? तो तब भी वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर गिरेगा। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भाई अगर आपको ये पता है कि मिनिमम के लिए कितना एंगल चाहिए और आपको ये पता है मैक्सिमम के लिए कितना एंगल चाहिए, तो बाकी तो इसी के बीच में लाई करेगा ना भाई। आपको मालूम है कि मिनिमम 40 मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे,
और मैक्सिमम 100 आना चाहिए, आ सकता है, 100 से ज्यादा तो नहीं आ सकता। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 बच्चे, 10 बच्चे पास हो गए, मैंने सिर्फ ये बोला 10 बच्चे पास हो गए, तो इसका मतलब है कि किसी भी बच्चे का जो मार्क्स होगा वो 40 से कम नहीं होगा और किसी भी बच्चे का 100 से ज्यादा नहीं होगा, यही तो मतलब है। Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. सारे बच्चों के जो मार्क्स होंगे वो 40 और 100 के बीच में ही तो लाई कर रहे होंगे बेटे, चाहे वो किसी का कुछ भी हो, बट लाई तो इसी रेंज में करेगा वो। तो इसी तरह से मिनिमम हमें जो चाहिए, तो मिनिमम के लिए रेंज हमारा 5 मीटर चाहिए, तो मिनिमम हम कितने एंगल पे फेंकें कि कम से कम 5 मीटर पे गिरे, और मैक्सिमम कितने एंगल पे फेंकें सो दैट हम कहां गिरे, 6 मीटर पे गिरे। समझ रहे हो आप? तो अगर मुझे 5 मीटर के लिए एंगल पता है और मुझे 6 मीटर के लिए एंगल पता है, तो बाकी सारे एंगल्स तो इसी बीच में लाई कर जाएंगे। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया, आ गया सर। आ गया सर। आ गया। तो 5 मीटर के लिए निकालो, फॉर r इज इक्वल टू 5 मीटर, तो रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। रेंज 5 आ चाहिए, जाएगा। u की वैल्यू 10 का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, तो ये साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5/10। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 5/10 मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 2 थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 2 थीटा की वैल्यू बेसिकली। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 कितने एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्री। इज इट क्लियर? पहले ये Yes. बताओ। Yes, sir. Yes. और रेंज मैक्सिमम कितना कर सकते हो, अभी रुक जाना, सुनना पहले। और r इज इक्वल टू 6, मैक्सिमम पॉसिबल तो यही कर सकते हो, सो दैट इट लैंड्स ऑन द प्लांट। यस ऋषिक, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10, 10 से 10 एक खत्म हो गया, तो साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 6/10, 6/10 हो जाएगा ये। इसका मतलब है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री, बिकॉज साइन की वैल्यू 37 पे 3/5 होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो इस केस में थीटा की वैल्यू आ गई 18.5। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनना, इससे पहले कि तुम नोट करो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सर अब अगर मैं 18.5 के बियॉन्ड अपना एंगल और बढ़ाऊं, क्या करूं, 18.5 के बियॉन्ड अपना एंगल बढ़ाऊं, तो अब क्या होगा, अब ये प्लैंक पे गिरेगा पत्थर या आगे गिरेगा, मतलब रेंज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जो पूछना हो पहले वो बताओ। अगर मैं अपना एंगल फर्दर और बढ़ाऊं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, a stone will fall on the plank or it will fall away from the plank, what do you say? Am I audible please? Yes, sir. Yes, sir. तो why you people are not responding? अरे भैया मेरे 18.5 के बियॉन्ड अगर एंगल बढ़ाऊंगा तो पत्थर मेरा कहां गिरेगा, प्लैंक पे या प्लैंक के बाहर, बाहर गिरेगा। बाहर। वही तो है, तो बाहर मतलब आगे बाहर, यही तो पूछ रहा हूँ इधर से। यार तुम लोग भी ना बहुत, मतलब तुम लोग जुल्म कर रहे हो मेरे ऊपर, बोलते नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है 18.5 पे वहां पे गिरा, अब वहां के आगे गिरेगा तो इसका मतलब है प्लैंक से बाहर गिर गया वो। ठीक है, अब देखिए, अब एंगल बढ़ाते जाइए, सुनिएगा मेरी बात पहले ध्यान से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई गो ऑन इंक्रीजिंग द एंगल्स, रेंज कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हम प्लैंक से दूर जाते जाएंगे। रेंज कब तक बढ़ेगा, फॉर व्हाट एंगल डू यू थिंक द रेंज विल बिकम मैक्सिमम? 45 डिग्री। 45, बहुत बढ़िया। 45 degree. अब अगर मैं अपना एंगल 45 के बियॉन्ड और बढ़ाऊं, तो रेंज बढ़ेगा या घटेगा? Decrease. घटेगा। घटेगा, डिक्रीज होगा। भाई मान लीजिए कि 45 के लिए आप यहाँ पे आपका पत्थर गिरा, अब अगर आप फर्दर एंगल और बढ़ाएंगे बियॉन्ड 45, तो पत्थर गिरे पीछे नहीं, आगे नहीं गिरेगा, पीछे आना शुरू होगा। तो आपको नहीं लगता जब इट विल स्टार्ट कमिंग बैक टुवर्ड्स द प्लैंक, तो आपको नहीं लगता फिर से ये प्लैंक पे गिरने लगेगा किसी एंगल पे जाके? थिंक अबाउट इट। Yes, Yes, sir. sir. 71.5। और यही चीज आपको पहले भी याद करवाया गया है कि एक ही रेंज हमें दो एंगल्स पे मिलता है, वन इज थीटा तो अनदर वन इज 90 माइनस थीटा।
मतलब जो रेंज हमें 15 डिग्री पे मिला है वही रेंज हमें कितने पे मिलेगा, 90 माइनस 15 25 इज इक्वल टू 75 डिग्री, और जो रेंज हमें 18.5 पे मिला है वही हमें 90 माइनस ऑफ 21.5 18.5 इज इक्वल टू कितना, 71.5 डिग्री पे मिलेगा। इज इट क्लियर? yes Yes, sir. इसका मतलब इस Yes, sir. क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स? तो देखो रेंज ऑफ एंगल्स 15 डिग्री टू 18.5 डिग्री। अगर आप 15 डिग्री मिनिमम 15 डिग्री पे फेंकें और आप कब तक एंगल अपना इंक्रीज कर सकते हो, टिल 18.5। तो 15 डिग्री से 18.5 डिग्री तक आपका जो रेंज है वो इंक्रीज करेगा एंड द स्टोन विल फॉल ऑन द प्लैंक। समझ गए? स्टोन्स कहाँ गिरेंगे, प्लैंक पे गिरेंगे। समझ गए? अब उसके बाद कब से कब तक फिर से प्लैंक पे वापस गिरना शुरू करेंगे, 71.5 डिग्री से लेके 75 डिग्री तक अगेन फिर से कहाँ गिरना शुरू करेंगे, इट विल अगेन स्टार्ट फॉलिंग ऑन द प्लैंक। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, रेंज sir. ऑफ द एंगल्स आपको समझ में आ गया। रेंज ऑफ द एंगल्स इज 15 डिग्री टू 18.5 डिग्री, और दूसरा क्या है, दूसरा है 71.5 डिग्री टू 75 डिग्री। These are the range of angles for which the stones thrown with a velocity of 10 meter per second will be landing on the plank. लिख लिया Sir, done. sir. Done? Very good. क्वेश्चन का पूरा ये समझ आ गया ना, फील क्या है भाई, कैसे क्या हुआ? चलिए मान लेता हूं कि समझ ही आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर एक प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे गया है और दूसरा प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे गया है। ये प्रोजेक्टाइल हमारे दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, दे हैव बीन थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी। ये ब्लैक वाले को भी हमने u वेलोसिटी से फेंका है और ये रेड वाले को भी हमने u वेलोसिटी से फेंका है, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि बट दे हैव बीन थ्रोन एट डिफरेंट एंगल्स। ये अलग एंगल पे फेंका गया एंड दिस हैज बीन थ्रोन एट द डिफरेंट एंगल व्हिच इज विजिबल हियर। बट आपको साथ साथ दिखाई दे रहा है कि दोनों के रेंज सेम है। एम आई करेक्ट? भाई दोनों प्रोजेक्टाइल का रेंज तुमको दिखाई दे रहा होगा सेम है। दोनों की हाइट Yes, सेम है या अलग अलग है बच्चों? अलग है हाइट ऑफ अलग हाइट अलग है ना, different. हाइट दोनों की अलग है बट द रेंज इज सेम। तो आपको बताना है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन h1 h2 and range. Please write down the question. आपको ये रिलेशन डिटरमाइन करना है किसके बीच में, बिटवीन h1 h2 एंड रेंज। पहले तो क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। सर हाइट के बीच में थीटा के टर्म्स में आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में नहीं, कोई थीटा के टर्म्स में नहीं आएगा, एक सिंपल सा रिजल्ट आएगा विच विल बी रिलेटिंग हाइट एंड रेंज। पहले आप क्वेश्चन नोट करो मिलकर। ऋषिक यहाँ पर एक बात समझनी है बेटा, मुझे एक बात बताओ, इफ द वेलोसिटी इज सेम, हाइट इज डिफरेंट बट द रेंज इज सेम, वेलोसिटी भी सेम है रेंज भी सेम है, तो इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा? मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा या नहीं? सोच के हाँ देख। सर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि आपको क्या बोला गया, एक ही रेंज आपको दो डिफरेंट एंगल्स पे मिलता है या नहीं आ रहा?
हाँ The सर, same range h1 you by get at h2 two tan different square angles. थीटा हो जाएगा। है ना, अभी करते हैं, अभी सॉल्व फर्दर। पहले तो ये बात समझिए कि एक ही रेंज आपको दो डिफरेंट एंगल पे मिलेगा, एक थीटा पे दूसरा, बोलिए, 90 एक थीटा पे तो minus दूसरा 90 माइनस 90 थीटा पे। भाई minus सबको समझ में आया? आपने Yes. यही तो पढ़ा है, Yes, लास्ट sir. वाले क्वेश्चन में भी Yes, आपने sir. यही किया कि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा तो रेंज सेम आएगा, प्रोवाइडेड वेलोसिटी सेम हो। हाँ, दोनों केस में हाइट अलग होगी बट रेंज तो सेम ही होगा। अब देखिए सर, इस केस में हाइट लिखूं मैं, पहले वाले के लिए एंगल मैंने थीटा लिया, तो हाइट लिखूं तो हाइट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और दूसरे केस का अगर मैं हाइट लिखूं तो क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। एम आई करेक्ट? Yes, sir. yes sir। Yes, इसको sir. हम h2 को फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। टेल मी यस और नो। बोलो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस Yes, थीटा, sir. तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको करना कुछ नहीं है, इसको इक्वेशन 1 कह लो, इसको इक्वेशन 2 कह लो, मल्टीप्लाई कर दो 1 and 2, h1 into h2 is equal to u square sin square theta divided by 2g multiplied by u square cos square theta divided by 2g। is it clear? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, h1 h2 is equal to u to the power 4 sin square theta cos square theta divided by 4 into g square। ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब डायग्राम आप लोग नोट कर चुके होंगे तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अपने को समझनी है इस वक्त। चलो देखते हैं थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री कैसे क्या होएगा। अब देखिए सर, h1 h2, मुझे एक बात बताइए, ये 1/4 को मैं बाहर रहने देता हूँ, इसको मैं u साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ यानी, थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा बुद्धि चलाओ। yes sir। Yes, sir. सबको समझ आना चाहिए। अध्ययन भाई, समझ आ रही बात? अरे यहां तक समझ आया? अरे बोलते ही नहीं हो यार, बस ये 1/4 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहा हूं, कर सकता हूं? टेल मी यस और नो। yes sir, कर सकते Yes, हैं। sir. अब देखिएगा ध्यान से, h1 h2 इज इक्वल टू ये 4 और ये 4 1/16। इस 4 को अगर मैं स्क्वायर के अंदर रखूं, भाई स्क्वायर के बाहर ये 4 है तो स्क्वायर के अंदर रखूंगा तो इसको 2 कर सकता हूं या नहीं? क्या बोलते हो बच्चों? yes Yes, sir, sir. रेंज बन जाएगी। हाँ, तो जी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, h1 h2 इज इक्वल टू 1/16, ये बन गई रेंज, तो रेंज का स्क्वायर हो गया ये रेंज का फॉर्मूला हो गया ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो रेंज के स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 h1 h2, तो रेंज की वैल्यू कितनी हो गई, 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h1 h2। ये आ गया सर आपका रेंज। ये रिलेशन है सर आपके रेंज और हाइट का। सर हम ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कभी? बिल्कुल, हाँ, बट ये यूज कर सकते हैं बट प्रोवाइडेड एक थीटा हो एक 90 माइनस थीटा हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री में बड़ा सा रेंज मतलब और हाइट का रिलेशन ये होता है। It's a result which you can use. Obviously, we have solved it numerically. Obviously, it's a numerical, but it can be used as a result. It can be used as a result without any doubt. इसको result के तौर पे आप use कर सकते हैं, ठीक है सर? yes
लिख लिया है।